गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सब साथ साथ पढ़ रहे हो। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर फर्स्ट यूनिट को कर रहे हैं और फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको कहा इसमें 4 चैप्टर हैं फर्स्ट यूनिट के अंदर और फर्स्ट यूनिट में 10 मार्क्स का एक पेपर आता है, 4 नंबर का थ्योरी में और 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल के अंदर। पहले 3 चैप्टर में से 4 मार्क्स का पेपर फर्स्ट यूनिट में से आता है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन के अंदर हमने सिर्फ एक ही टॉपिक किया और बाकी 3 टॉपिक हमने छोड़ दिए, जिसे हम बाद में करेंगे। हम सेकंड चैप्टर पे आ गए थे जिसका नाम था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स और उस चैप्टर के अंदर टोटल 7 टॉपिक थे, जिसमें से हमने अभी एक टॉपिक खत्म किया था, दैट वाज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। और क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के अंदर हमने 4 तरह के गुड्स पढ़े थे, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड, कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स और उसके साथ कैपिटल गुड्स। ये 4 तरह के गुड्स हमने पढ़े, इससे ज्यादा हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन और ये 4 तरह के गुड्स हमने कुछ भी इससे ज्यादा नहीं पढ़ा। आप रट्टा फिकेशन करना शुरू मत कर देना। और हाँ, मैं आपको गारंटी देता हूं आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी भी बुक को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ बुक के क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो या शॉर्ट आंसर्स कर सकते हो या एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है पढ़ने के लिए। अगर आप इन नोट्स के साथ साथ चलते रहे, इसके बाद आपको बुक नहीं खोलनी पड़ेगी। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं। मैंने बहुत सारी बुक्स के साथ ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आपको यहाँ वहां बहुत सारी नोटबुक्स बुक्स खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम सेकंड टॉपिक पे आ जाने वाले थे और सेकंड टॉपिक का नाम था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इट्स कंपोनेंट्स, द कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हमारा सेकंड टॉपिक था। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है और इसमें कौन कौन इसके क्या कंपोनेंट्स हैं। जो भी खर्चा हम कंज्यूमर गुड्स पे करते हैं या कंजम्पशन गुड्स पे करते हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। अब प्रॉब्लम ये है कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता कौन है। एक तो गारंटी है ना कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, ये जो हम सारी फैमिलीज हैं, घर है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता ही करता है, ये तो गारंटी है। और कौन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, तो गवर्नमेंट भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है और एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। सर ये एनपीओ क्या होते हैं? ये गुरुद्वारे, मंदिर, ये स्कूल, ये सब एनपीओ, ये हॉस्पिटल, ये सब एनपीओ में आते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है जी। तो 3 तरह के लोग हैं जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। और डेफिनेशन क्या थी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? Expenditure done by the consumer in the economy is called consumption expenditure. Expenditure done by the consumers in the economy is called consumption expenditure. जो भी खर्चा कंज्यूमर्स के द्वारा किया जाएगा वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। लेकिन क्वेश्चन इज हु इज कंज्यूमर इन द इकोनॉमी? कौन कौन कंज्यूमर होते हैं? तो सबसे बड़ा कंज्यूमर है हाउस होल्ड, फैमिलीज, जिसे इकोनॉमिक्स में हम हाउस होल्ड कहते हैं। ये सबसे बड़ा कंज्यूमर है। अब देखो ना क्या बोलता है, हाउस होल्ड बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी सामान आप खरीदते हो वो क्या है? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। सुबह से लेके शाम तक आटा, दाल, चीनी, चावल, वेजिटेबल, पता नहीं क्या क्या आप खरीदते हो, कार से लेके, फ्रिज से लेके, टीवी से लेके, वो सब क्या है? टू सेटिस्फाई योर वांट। वो सारा खर्चा कौन सा खर्चा है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद गवर्नमेंट बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफेंस फोर्सेस और मिड डे मील। अरे गवर्नमेंट भी बहुत सारा खर्चा करती है, एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन सा खर्चा करती है गवर्नमेंट डिफेंस पर्सनस के लिए खर्चा करती है। आप देख रहे हो कैंटीन्स कितनी है, आर्मी कैंटीन्स, वहां के लिए गवर्नमेंट सब बाय करती है और फिर आप लोगों को देती है, वो सब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स है। मिड डे मील, स्कूलों में जो मिड डे मील दी जाती है, जो बच्चों को पढ़ाई के साथ खाना दिया जाता है पुअर पीपल को, ताकि वो आए और स्कूल में पढ़ें, वो सब क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट के द्वारा किया गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। और तीसरा एनपीओ का मतलब हो गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन,
दे आल्सो डू सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर चैरिटी। ये लोग आप देखो ना दान देते हैं, गुरुद्वारों में लंगर चलते हैं, मंदिरों में लंगर चलते हैं, खाना चलता है, ये सब दान देते हैं लोगों को। ये क्या है? दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दैट इज अगेन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये तीनों जब मिल जाते हैं तो फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट प्लस एनपीओ। द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू हाउस होल्ड, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डन बाय द हाउस होल्ड प्लस द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट प्लस द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डन बाय द एनपीओ। जब हम इन तीनों को प्लस कर देते हैं तो आ जाता है टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर इसका हम फिर करते क्या है? अभी इसका टाइम नहीं आया। इसका सर हम यूज कहाँ करेंगे? जब इसका यूज आएगा मैं उस वक्त आपको याद दिलाऊंगा। मैं आज ही आपको बहुत आगे की बातें याद दिला के कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप अभी सिर्फ कुछ टर्म्स सीख रहे हो, कुछ बेसिक कंसेप्ट सीख रहे हो। कहाँ जाने के लिए? आप नेशनल इनकम निकालने के लिए, टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। और ये पेपर में भी आ जाते हैं। थ्योरी जब आती है तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स की थ्योरी कई बार पेपर में आ जाती है। ठीक है, आओ ये हो गया टॉपिक नंबर 2। ये टॉपिक नंबर 2 हमारा खत्म हो गया। ये था कंसेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम टॉपिक नंबर 3 पे चलते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और टॉपिक नंबर 3 पे चलते हैं। लेट्स गो टू टॉपिक नंबर 3। आ जाओ टॉपिक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। टॉपिक 3 क्या है? टॉपिक 3 था हमारे पास मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट्स कंपोनेंट्स, सिग्निफिकेंस एंड इट्स टाइप। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी टाइप्स क्या है। इन चारों चीजों को मिला के बना टॉपिक नंबर 3 जो आप अब करने वाले हो चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 3। और आज हम इस टॉपिक तक करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट। आप कंफ्यूज नहीं होना। अकाउंट्स को इकोनॉमिक्स के साथ मर्ज मत करने लगना, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर तो जब हम शेयर बाय करते हैं, डिवेंचर्स बाय करते हैं, उसे भी इन्वेस्टमेंट मानते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है। और मैं आपको बताऊं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स। सिंपल एक वर्ड में अगर कहूं, द एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। और सिंपल कहूं, द एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। स्टॉक ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्टॉक एक ही बात है। ये देखो, एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। कितना सिंपल लैंग्वेज में है। जितना भी हम ऐड करते हैं, एडिशन जितना भी हम ऐड करते हैं किसमें, स्टॉक ऑफ कैपिटल या कैपिटल स्टॉक। सर ये कैपिटल स्टॉक होता क्या है सर, मैं आगे बताता हूं ना, आप डेफिनेशन तो लिखो। एडिशन मेड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और यहां इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट को ही हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी, फॉर एग्जाम्पल एडिशन टू द इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। देखो, जब आप मशीन परचेज करते हो यू ऐड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल। जब आप बिल्डिंग परचेज करते हो यू ऐड टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल या कैपिटल स्टॉक। और जब आप इन्वेंट्री में एडिशन करते हो, इन्वेंट्री मालूम है ना क्या होती है आपको, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेंट्री एंड स्टॉक। वैसे दोनों एक ही हैं, लेकिन स्टॉक वर्ड हम यूज करते हैं फॉर फिनिश्ड गुड्स। हम यूज करते हैं स्टॉक वर्ड फॉर ट्रेडर जो ट्रेडिंग का काम करते हैं, और इन्वेंट्री वर्ड हम यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरर। क्योंकि इन्वेंट्री में 3 चीजें आ जाती हैं। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल भी आ जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस भी आ जाता है, और फिनिश गुड्स भी आ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। स्टॉक इज अ वन पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वाइडर टर्म है, स्टॉक छोटी टर्म है। ठीक है जी, आओ आगे चले। तो जब कभी भी हम इन्वेंट्री को एडिशन करें उसे भी हम कहा ऐड कर देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल। आओ आगे बढ़े। फिर क्या बोलता है, कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्टॉक, या इसी को हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या क्या होती है, 2 चीजें, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट
और दूसरा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सर ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? क्या ये वो इन्वेस्टमेंट है जो फिक्स्ड डिपॉजिट हम बैंक में करते हैं? नहीं बेटे नहीं, सुनो इधर। इट इज द अमाउंट स्पेंड बाय अ बिजनेस ऑन परचेज ऑफ न्यू कैपिटल गुड्स। सर कैपिटल गुड्स क्या होते हैं आप बताना मत सर, हमें मालूम है। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है असेट्स। द अमाउंट स्पेंड बाय अ बिजनेस ऑन परचेज ऑफ न्यू असेट्स इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या याद करोगे इसमें? इसमें एक साल के अंदर, तो हम जानते हैं हम एक साल की अकाउंटिंग करते हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल XYZ, in the beginning of the year XYZ Limited had a machinery worth ₹20 lakh। एक कंपनी है XYZ Limited, मशीनरी थी यानी 20 लाख की मशीन थी। एट द एंड ऑफ द ईयर XYZ had a machinery of worth ₹30 lakh। अब वो 30 लाख की हो गई, तो कितने की परचेज की एक साल में? 10 लाख। ये उसकी फिक्स इन्वेस्टमेंट है। क्या याद करोगे इसमें यार? इसमें क्या याद करोगे? क्या रट्टा रिवीजन करोगे? घूम घूम के किताबें पकड़ पकड़ के पागलों की तरह बच्चे याद करते हैं। अरे समझ जाओ, क्या घूम घूम के पागल की तरह याद करना है? पेपर के लास्ट में जाके पढ़ोगे तो घूम घूम के पागल बनना पड़ेगा। साथ साथ पढ़ते रहो ना, एक एक टॉपिक बड़े मजे के साथ क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो फिक्स असेट्स, फिक्स इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स। क्या प्रॉब्लम है? खत्म हो गया। दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और इधर आ जाओ, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करें, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। जितना भी चेंज आया इन्वेंट्री स्टॉक में ड्यूरिंग द ईयर, मतलब साल के शुरू में इतने का इन्वेंट्री स्टॉक था, कितने का? मान लो 15 लाख का। साल के लास्ट में आज इन्वेंट्री स्टॉक कितने का है? सर 25 लाख का। तो चेंज कितने का आया? सर 25 लाख माइनस 15 लाख, 10 लाख। तो 10 लाख क्या हो गया? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी आपने इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट किया। सर इससे स्टॉक भी तो कह सकते हैं, मैंने अभी तो कहा स्टॉक यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर के, उसके लिए, ट्रेडर के लिए। और इन्वेंट्री वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए? फॉर मैन्युफैक्चर। क्योंकि इन्वेंट्री में 3 चीजें आती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। जो रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा है उसमें जो चेंजेस आए वो भी हम ऐड करते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब सेमी फिनिश्ड गुड्स, जो भी पूरी तरह बने नहीं, जो भी मार्केट में बिक नहीं सकते, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। और फिनिश जो बन के रेडी पड़े हैं गोडाउन के अंदर, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो तीनों में जो चेंज आया, याद रखना चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। और चेंज कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री। इन दोनों को प्लस कर दे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मान लो कितना था? ओपनिंग स्टॉक कितना था सर? 15 लाख। और क्लोजिंग कितना हो गया सर? 25 लाख। तो बोलो ना कितने की इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हुई? सर 10 लाख। और यहां कितने की इन्वेस्टमेंट हुई? सर 10 लाख। तो टोटल कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो गया इकोनॉमी में? सर 20 लाख। टोटल कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ? सर 20 लाख। सर पर ये तो इन्वेस्टमेंट हुआ। अरे इन्वेस्टमेंट को तो कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, या रिक्वायर्ड बताओ, इट इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो एक साल के अंदर एक इकोनॉमी में कितनी कैपिटल फॉर्मेशन हो गई? सर 20 लाख। अभी क्या रट्टा मारोगे यार? क्या रट्टा मारोगे इसमें क्या रट्टा मारोगे? तो लो, इन्वेस्टमेंट का मतलब भी हो गया, उसके कंपोनेंट्स भी हो गए। अब आ गया सिग्निफिकेंस एंड इट्स टाइप। अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? अगर एक इकोनॉमी में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? या एक बिजनेस के अंदर या एक इकोनॉमी में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट? एंड देन वी विल सी द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है जी। तो ये 2 छोटी छोटी बातें और करके फिर हम टॉपिक नंबर 3 को भी खत्म करते हैं, फिर आपके 2 टॉपिक खत्म हो जाएंगे। आओ आगे चले, आगे बढ़े। आप यहां तक इसे नोट कर लो प्लीज, आप यहां तक नोट कर लो। आज बच्चों हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट की। हमने इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फिर उसके बाद उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। एक तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरी कौन सी थी? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब हम इसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड देन इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से होगा क्या, दैट इज द इंपॉर्टेंस। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एक इकोनॉमी में? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मैंने कैपिटल गुड्स, मैंने फिक्स्ड असेट्स, सिंपल सी बात है। तो ज्यादा मशीनें बनाने से, ज्यादा फिक्स्ड असेट्स प्रोड्यूस करने से क्या होगा?
तो सबसे पहला, इट विल रेज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। ज्यादा मशीनें होगी तो आप ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे। अगर ज्यादा मशीनें होंगी तो यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर। सब फिर उससे क्या होगा? सिंपल सी बात दिमाग में आनी चाहिए ना, ज्यादा मशीनें होगी तो हम ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, लेकिन उससे होगा क्या? फिर इससे क्या होगा? ये लिखना मत पेपर में, आपके लिए। फिर इससे क्या होगा? इट विल लीड टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। इससे इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। यानी सबसे पहले फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी। आवर कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विल इंक्रीज, नंबर वन। फिर कैपेसिटी बढ़ने से क्या होगा सर? कैपेसिटी बढ़ने से हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। आउटपुट माने प्रोडक्शन, हमारी आउटपुट बढ़ जाएगी एक इकोनॉमी के अंदर। सर फिर इससे क्या होगा? बढ़ गई इकोनॉमी के अंदर आउटपुट, अब बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब क्या होगा? अब क्या होगा? फिर इससे क्या होगा? इट लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, विकास होगा, देश का विकास होगा, एक इकोनॉमी का विकास होगा, एक प्रोडक्शन हब बन जाएंगे। फिर यहां से हम एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर से पैसा आएगा, फिर हम इंपोर्ट कम कर देंगे, हमारा पैसा बच जाएगा। अरे बहुत सारी बातें होंगी, वो बहुत आगे की बात है, बहुत कुछ होगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो फिर बहुत कुछ होगा। तो ये सारी बातें जो है सिग्निफिकेंस ऑफ, दिस आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले हमारी प्रोडक्शन, यही पॉइंट आप लिख सकते हो। दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 3। सबसे पहले हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी के बढ़ने से हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और प्रोडक्शन के बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, और उसका मतलब इट मींस जीडीपी ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, इट इज वेरी सिंपल। सर जीडीपी के बारे में आपने अभी तक कभी बताया नहीं, वक्त नहीं आया। मैं आपको आगे जाके इसके बारे में, आप ऐसे जानते हो इसके बारे में, लेकिन डिटेल में आगे बात करेंगे। आ जाओ, अब क्या होगा? सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री यानी आपको मालूम है ना, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का स्टॉक आता है। तो स्टॉक के बढ़ाने से, इन्वेंट्री के बढ़ने से, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से क्या फायदा होने वाला है? अरे सोचो, आपके पास अगर इन्वेंट्री है, आज के हालात में आप देखो, आज के हालात के अंदर जब ये महामारी फैली हुई है, जहां बहुत सारी कंपनियों को अब खुलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन आप आज अगर कहीं से इन्वेंट्री मंगवाना चाहो, रॉ मटेरियल मंगवाना चाहो, अगर आप आज चाहो कि जापान से रॉ मटेरियल आ जाए तो क्या वो आ सकता है? नहीं सर, सब कुछ बंद पड़ा है। अब अगर आज चाहो कि आपको अमेरिका से कुछ लेके आना, क्या आप ला सकते हो अगर आप एक प्रोड्यूसर हो? नहीं सर। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है। अगर यही इन्वेंट्री आपके पास बहुत सारा स्टॉक पड़ा था तो आज आप क्या कर सकते थे? प्रोड्यूस कर सकते थे, और प्रोड्यूस करके मार्केट में सप्लाई कर सकते थे। चाइना क्या कर रहा है? उसने पहले से इतनी इन्वेंट्री जमा कर रखी है कि आप वो फटाफट से क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है, और प्रोड्यूस कर करके क्या कर रहा है? मार्केट में बेच रहा है, मास्क बेच रहा है, मार्केट में पीपीई किट्स बेच रहा है, मार्केट के अंदर टेस्टिंग किट्स बेच रहा है। इस वक्त जिस चीज की डिमांड है वो मार्केट में बेचता जा रहा है और पैसा कमा रहा है। तो इन्वेंट्री के होने से क्या फायदा होगा? ज्यादा इन्वेंट्री, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जब हम इन्वेंट्री में एडिशन करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? आ जाओ, इट एंश्योर्स अनडिस्टर्ब्ड सप्लाई ऑफ इनपुट टू द प्रोड्यूसर। एंश्योर कर लेना इसको। ये क्या श्योर करता है? इट श्योर्स क्या? अनडिस्टर्ब्ड सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू द प्रोड्यूसर। यानी जो इनपुट्स हैं, इनपुट क्या? रॉ मटेरियल, और भी इनपुट्स हैं, लेकिन हम रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल सबसे बड़ा इनपुट है एक प्रोडक्शन के लिए। अगर हमारे पास इन्वेंट्री में पड़ी है, अगर हमने पैसा इन्वेस्ट यहां कर रखा है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो फिर हमारी जो सप्लाई ऑफ इनपुट्स है वो अनडिस्टर्ब, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, जैसे कि अब आ रखी है बहुत सारी कंपनियों के लिए, आ रखी ना बहुत सारी कंपनियों के लिए। तो ऐसा नहीं होगा। फिर सर इससे क्या होगा? इससे होगा क्या सर? मान लिया हमारे पास बहुत सारा रॉ मटेरियल पड़ा है, अब इससे क्या फायदा होगा? विद इनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर कैन अवॉइड अनसर्टेनिटीज। जब बहुत सारा स्टॉक हमारे पास पड़ा होगा तो एक प्रोड्यूसर अनसर्टेनिटीज को अवॉइड कर सकता है। जैसे आज अनसर्टेनिटी हो रखी है,
सर अनसर्टेनिटी क्या होती है? व्हाट इज अनसर्टेनिटी? सर अनसर्टेनिटीज क्या होती है? सर अनसर्टेनिटीज क्या होती है? प्राइस चेंज और अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। आज जो चीजें 20 रुपए की थी ना, वो बढ़ के 25-30 में बिक रही है। क्यों? लोग इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास रॉ मटेरियल का स्टॉक ही नहीं था। आज आपको कुछ चाहिए तो हर चीज महंगी मिल रही है। वो 10 रुपए में बिकने वाला मास्क आज 100 रुपए में बिक रहा है। क्यों? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि स्टॉक किसी के पास भी नहीं था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मास्क लगाना एक फैशन हो जाएगा। किसी ने सोची थी बात आज से 2 महीने पहले? नहीं सोची थी सर। तो बस इसलिए मैंने कहा अगर इनफ स्टॉक हो, विद इनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर कैन अवॉइड अनसर्टेनिटीज। एंड व्हाट इज अनसर्टेनिटीज? प्राइस चेंज इन द मार्केट एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। दीज आर कॉल्ड अनसर्टेनिटीज। फिर यहां एक छोटा सा टॉपिक ऐड कर देते हैं। इन्वेंट्री स्टॉक जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक होता है डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, एक होता है अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। एक डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक और दूसरा अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। एक तो वो है जो प्रोड्यूसर अपने पास रखता है फॉर फ्यूचर डिमांड, और एक वो होता है अनडिजायर्ड जिसकी अब मार्केट में डिमांड नहीं रह गई, लोग उसको अब खरीदते नहीं है, उसका कोई डिमांड नहीं करता और वो स्टॉक आपके पास पड़ा रह गया। दैट इज कॉल्ड अनडिजायर्ड। तो डिजायर्ड क्या होता है? स्टॉक मेड बाय द प्रोड्यूसर टू मीट द फ्यूचर डिमांड। डिजायर्ड मैंने उसकी इच्छा से रखा हुआ स्टॉक है, वो जानबूझ के स्टॉक को अपनी इच्छा से मेंटेन कर रहा है। दैट इज कॉल्ड डिजायर्ड। और अनडिजायर्ड क्या हो गया? अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक, इट अराइजेस ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड। आपने स्टॉक मेंटेन किया था, आप ये मार्कर बना रहे थे, आपने इस मार्कर के लिए कम से कम 6 महीने तक का स्टॉक मेंटेन किया, लेकिन अब इस मार्कर की मार्केट में डिमांड खत्म हो गई। वो जो स्टॉक आपके पास पड़ा था वो अनप्लान्ड हो गया, इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिमांड। वो अनडिजायर्ड स्टॉक है, इसकी अब जरूरत नहीं रह गई और वो कंपनी के लिए लॉस है। इट इज अ लॉस टू बिजनेस। इट इज अ लॉस टू बिजनेस। ये बिजनेस के लिए एक लॉस है। इट इज अ लॉस टू बिजनेस। ये बिजनेस के लिए लॉस है। तो बच्चों आज हमने जो टॉपिक नंबर 2 किया, कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और उसका मीनिंग, और उसके बाद हमने टॉपिक नंबर 3 में आए इन्वेस्टमेंट। फिर हमने उसके इन्वेस्टमेंट के बाद आगे उसके कंपोनेंट्स किए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिर इन दोनों की हमने इंपॉर्टेंस की, और एक छोटा सा टॉपिक रह गया वो है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हम कल करेंगे क्योंकि इसके साथ अगला टॉपिक जुड़ा है कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये दोनों टॉपिक हम कल खत्म करेंगे, और हो सका तो हम टॉपिक नंबर 5 पे भी चलेंगे जिसमें स्टॉक एंड फ्लो, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो धीरे धीरे टॉपिक करते करते हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। जल्दी मत भागना, जल्दी मत भागना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप इस बात को शुरू से जानते हो। बस जो पढ़ो वो दिमाग में बैठ जाए, वो रट्टाफिकेशन ना हो। बाहर कहीं भी खड़े होकर पूरा का पूरा चैप्टर किसी को बता दो, ये 7 टॉपिक है, इसमें पहला टॉपिक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथे में टॉपिक में ये, 5वें में ये, खड़े खड़े चैप्टर रिवाइज हो जाए, उसे कहते हैं पढ़ना। ये किताबें खाली करने से फायदा नहीं होगा। ये होमवर्क पे होमवर्क करे चलो, करे चलो, करे चलो। वहां से उसने भेजा, वहां से उसने भेजा, वहां से इसने भेजा, सबका डाल लो दिमाग में और होमवर्क करे चलो, कॉपियां खाली करे चलो। और शाम को जब सारा कुछ खत्म हो जाए पूछो मैंने आज क्या पढ़ा? अरे यार होमवर्क तो खत्म कर दिया ना। होमवर्क के मार्क्स 12th क्लास में नहीं मिलते। 12th क्लास के अंदर मार्क्स मिलते हैं आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है और आपने क्या लिखा है एग्जाम के अंदर। ठीक है बच्चों, चलो एनीवे आप इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, और ये रिक्वेस्ट मैं रोज आपसे करता हूं, लेकिन आप अभी तक मेरी बात को नहीं माने। प्लीज मान जाओ। ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।